बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिन पिंग से वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। दोनों रहनुमाओं ने करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत करने के अज़्म का इआदा किया। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। कहा, बेल्ट एंड रोड के अहम मंसूबे के तौर पर इक्तिसादी राहदारी को अहमियत हासिल है। सी पैक की अपग्रेडेशन के तहत मजीद 5 राहदारियों का इजाफा किया गया है। China, over the past many decades, have done a tremendous job, and under your leadership, dynamic leadership, we have created 800 million people out of poverty, not only in China, not only in the region, but far away in this region, through Belt and Road Initiative, flagship project in Pakistan, CPAC. And of course, winning hearts and minds, because your progress and your prosperity has been shared by you, by millions and millions around the globe. And I want to assure you, Mr. President, that I will work very closely with you to further strengthen our bonds. And I want to assure you that 240 million people in Pakistan own this friendship very close to their hearts. Thank you once again for your cooperation. चीन के सदर ने इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान किया है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में चीनी सदर ने कहा, चीन इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। सी पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के अहम तरीन इक्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि उनके ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुनफरिद और बेमिसाल हैं। इसकी अक्कासी उनके दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने के जरिए होनी चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया और इस सिलसिले में पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। चीन में मिलिट्री परेड की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत के लिए तियानजिन से बीजिंग पहुंच गए। तियानजिन स्टेशन पर वज़ीर आज़म को तलबा ने गर्मजोशी से रुखसत किया। बीजिंग पहुंचने पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन समेत दीगर मुल्कों के सरबराहान भी मिलिट्री परेड में शिरकत करेंगे। रावी, चेनाब और सतलुज में सैलाब ने पंजाब के कई अजला में तबाही मचा रखी है। सैलाब से 24 लाख अफराद अब तक मुतासिर हो चुके। हजारों बस्तियां ज़ेर-ए-आब हैं। अनाज की फसलें तबाह हो चुकी हैं और माल मवेशी का बेहद नुकसान हो रहा है। चिन्यूट में मकान सैलाब के सामने ढेर हो गए। स्कूल भी पानी की जद में आ गए। सैकड़ों खानदान बेघर हुए। लोगों ने खेमों में पनाह ले रखी है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल और हमारा स्कूल गिर गया। मैं स्कूल पढ़ना चाहती हूँ। हमारी किताबें भी आ गई हैं। मैं गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल लोधिया में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल सारा पानी से भरा पड़ा है। उसके कमरे गिर गए हैं, उसकी दीवारें भी गिर गई हैं, हमारे मकानात भी गिर गए हैं। मेलसी में भी सैलाबी सूरत हाल है। लोगों के सरों से छत छिन गई। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पानी आ गया, बड़ी मुश्किल दे नाल असां बांधते निकले। साडे छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान तले बैठे। किसी ने साडी मदद की, ना हुकूमत की है, ना आवाम की। दरियाई सतलज ने बहावल नगर के मकाम पर बड़ी तबाही मचाई। दरियाई बेल्ट के सामने 125 से ज्यादा देहात डूब गए। 1 लाख से ज्यादा अफराद घर बार छोड़ चुके हैं। तसूर में 100 से ज्यादा देहात और हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। 15,000 अफराद और 20,000 मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। चिश्तिया के मकाम पर हिफाजती बंद टूटने से 100 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद हो गयीं। पिंडी भटिया में दरियाई चनाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 1500 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है।
दरियाए सतलुज में तबाहकारियां जारी हैं। हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गई, सैकड़ों देहात और 2 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। कसूर की बात की जाए तो कसूर का सरहदी इलाका खाकोवाला मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में है। झंग में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। झंग में पानी दरियाए चनाब का सैलाबी पानी जो है वो देही इलाकों के बाद अब शहरी आबादियों में दाखिल होता जा रहा है। अपडेट हासिल कर लेते हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। नुमाइंदा एयरवाई न्यूज़ झंग कमर जमान इस वक्त झंग में मौजूद हैं। कसूर से तकरीम अली ने हमें ज्वाइन किया है और मुल्तान से मिर्जा अहमद अली हमारे साथ मौजूद है। जंग का रुख करेंगे। सबसे पहले कमर जमान ये बताइएगा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, पानी की क्या सूरत हाल है? बताया ये जा रहा है कि पानी अब शहरी इलाकों में भी दाखिल हो चुका है, क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जंग में तरीमू हेड में दरियाए चनाब की सतह जो है वो 5.5 लाख क्यूसेक से कम होकर 4,45,712 क्यूसेक रह गई है। अब जो पानी वहां से गुजर जो है वो आगे सुल्तान बाहू पुल के अतराफ गढ़ महाराजा की 200-250 देही आबादियों को नुकसान पहुंचाने के बाद, फसलें तबाह करने के बाद जो है अब गढ़ महाराजा के लैया रोड पर, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे अक्का में ये शहरी आबादियां हैं लैया रोड पर गढ़ महाराजा सिटी की, अब पानी यहां पर वार कर रहा है, जिनमें महल्ला अवाना वाला, रानिया वाला, गाजीबाद, दरबार सुल्तान बाहू जो है उसके बाद मुतासर होगा और उसके मुल्हिका इलाके हैं। अगर फौरी तौर पर यह कार्रवाई ना की गई, मजीद पानी रोकने के लिए इकदाम ना हुए, तो उसके बाद ये पानी जो है ये कोट बहादुर, शरीफाबाद, महमूद कोट, गढ़मोड़, कस्सूवाना और मौजा पीर, अब्दुल रहमान का रुख करेगा और वहां भी ऐसे ही तबाही फैलाएगा। इस वक्त जो है मल्ला हुसैनाबाद, गढ़ महाराजा, बस्ती डब्बा वाली, मुंडा चौक, इन इलाकों के मकीन और यहां पर जिस जगह मैं मौजूद हूं इस वक्त लैया रोड पर, यहां के मकीन आज खुद अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। घरेलू सामान, बिस्तर, फर्नीचर, पानी वाली मोटरें उखाड़कर वो यहां से फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। अभी तक जो है जिले इंतजामिया की तरफ से उनकी कोई इमदाद के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई, ना ही यहाँ पर इंतजामी अफसरान पहुंचे हैं ताकि उनकी कोई दादरसी की जा सके। जी ठीक है, कमरुज़्ज़मान हमें झंग से अपडेट कर रहे हैं। कसूर का रुख करते हैं, वहां पे तकरीम अली मौजूद हैं। तकरीम, इस वक्त कसूर में क्या सूरत हाल है और इंतजामात क्या है? जी बिल्कुल, ARY न्यूज ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए उन मुसीबत ज़दा सैलाब से जो लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं उनके पास पहुंचा है। ये मैं इस वक्त एक ऐसे इलाके में मौजूद हूं जो जहां पे ना तो कोई सियासी और ना कोई इंतजामी लोग वहां पे पहुंचे हैं। लोग बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हुए हैं बंद के ऊपर। ये इलाका है हाकू वाला, जहां पे मेरा अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ओवरऑल ये थ्रू आउट में गिरा हुआ है। यहाँ की जो पीछे स्कूल है वो भी डूब चुका है। यहाँ मस्जिद मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो भी पानी में डूब चुकी है। इसके अलावा ये सारी आबादी है, तकरीबन 1000 के करीब आबादी यहाँ पे मौजूद है, जिसपे 200 से ज्यादा घर है। कुछ कच्चे घर हैं जो बिल्कुल गिर चुके हैं, दीवारें गिर चुकी हैं, पानी दाखिल हो चुका है। खवातीन और मर्द और बच्चे, ये हवासी बंद है जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ इस वक्त खड़ा हुआ, आप देख रहे हैं ये वो हवासी बंद है जिसके लोग अपने जानवर को लेके, अपने फैमिली को लेके खुले आसमान तले, कोई इनकी मदद के लिए नहीं आया, कोई मदद को आ नहीं रहा। इंतजामिया से कहा जाए, जब इनके इंतजामिया से कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास जानवर लेके आए, तलवार पोस्ट पे हैं, आपको हेल्प करेंगे। कोई मेडिसिन पहुंचाने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि जी हमारे दूसरी टीमें नहीं पहुंच रही। रेस्क्यू की टीमें उनके साथ मौजूद है, जबकि वो अपनी मदद तहत यहाँ से चारा लेके जो महफूज मुकामात पर कुछ आबादियां जो लोग जानवर बैठे हुए हैं उनके पास पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी तक वो शदीद मुश्किल में है, शदीद तकलीफ में है, जिनकी दादरसी नहीं की जा रही। इस तरह के दर्जनों इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इंतजामिया अभी तक नहीं पहुंच सकी और शदीद तरीन मुश्किल हालात में वो गुजर रहे हैं। जी ठीक है, हम मुल्तान का रुख करेंगे। मिर्जा अहमद अली हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा अहमद, ये बताएगा इस वक्त किस मकाम पर मौजूद है, पानी की सतह बुलंद हो रही है या कम होती दिखाई दे रही है? और दूसरी बात ये बताएगा कि रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम शेरशाह के इलाके में मौजूद हैं। शेरशाह गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में ये कैंप लगाया गया है जो आप पीछे मेरे देख सकते हैं। फ्री रिलीफ कैंप है, यहाँ पे जो है मुतासरीन को लाया जा रहा है, उनको यहाँ पर मेडिकल की सहूलत भी दी जा रही है, खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है और उनको यहाँ पर खैमा बस्ती भी लगा कर गई है। ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए तो हेड मोहम्मद वाला पर पानी का दबाव जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है और पानी की सतह में भी इजाफा हो रहा है। महकमा आब पाची की गेज के मुताबिक जो है इस वक्त वहाँ सूरत हाल 408 फीट है, जो सतह समंदर से बुलंदी को जाहिर करती है। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक जो है 417 फीट तक अगर ये गेज चली जाती है तो इंतहाई रिस्क वाली ये गेज है। उसके अकॉर्डिंग तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। ब्रिजिंग पॉइंट तक जाने के लिए जो मेन रोड इस्तेमाल की जाती थी हेड मोहम्मद वाला, उसको ब्लॉक कर दिया गया है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए। रोड ब्लॉक होने से मियां वाली
میاں والی, مظفر گڑھ, ڈیرہ غازی خان اور دیگر علاقوں کا جو رابطہ ہے وہ فی الحال منقطع ہے. کمشنر کے مطابق جو ہے کمیٹی فیصلہ کرے گی پانی کے دباؤ کو دیکھتے ہوئے. اگر 417 تک یہ گیج چلی جاتی ہے تو فوری طور پر جو ہے محمد والا بند کو بریچ کر دیا جائے گا تاکہ پانی کو فلو میں راستہ دیا جا سکے. دوسرا جو بریچنگ پوائنٹ ہے وہ شیرشاہ پر بنایا گیا ہے, وہاں بھی تمام تر انتظامات جو ہے مکمل ہیں. دو طرفہ جو ہے روڈیں اس وقت ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہیں. میٹنگ جاری ہے جبکہ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. بات کی جائے متاثرہ علاقوں کی تو اس وقت 138 سے زائد آبادی اور موازات جو ہیں متاثر ہوئے ہیں. ڈویژن انتظامی کے مطابق 5.5 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے اور ان کو مختلف جگہوں پر جو ہے فلڈ ریلیف کیمپ میں رکھا گیا ہے. جبکہ جانوروں کی بات کی جائے تو 5 لاکھ کے قریب جو ہے لائف سٹاک کو بھی وہاں سے نکالا گیا ہے. 5 لاکھ کے قریب لائف سٹاک کو بھی نکالا جا چکا ہے. بہت شکریہ قمر زمان, تکریم علی اور مرزا احمد ہمیں لائیو سچویشن سے اپڈیٹ کر رہے تھے. تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے شکریہ. اور دریائے سندھ کوٹ میں گڈو, سکھر اور کوٹری بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. ترجمان سندھ حکومت اور میئر سکھر ارسلان شیخ کا کہنا ہے کہ پنجاب سے آنے والا سیلابی ریلا 4 ستمبر کو دریائے سندھ میں داخل ہوگا, جس کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. مزید بتا رہے ہیں سلیم سہتو. دریائے سندھ میں گڈو, سکھر اور کوٹلی بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب موجود ہے. آج محکمہ آبپاشی اور سکھر بیراج کنٹرول روم کی جانب سے جو پانی کے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق گڈو بیراج پر پانی کی آمد 3,60,000 کیوسک اور گڈو بیراج سے پانی کا اخراج 3,45,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. اسی طرح سکھر بیراج پر پانی کی آمد 2,80,000 کیوسک اور سکھر بیراج سے پانی کا اخراج 2,35,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. کوٹلی بیراج پر بھی پانی کی آمد 2,77,000 کیوسک اور کوٹلی بیراج سے پانی کا اخراج 2,44,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. آج ترجمان سندھ حکومت اور میئر سکھر ارسلان اسلام شیخ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ دریائے سندھ میں پنجاب سے آنے والا جو سیلابی ریلا ہے وہ 4 ستمبر کو داخل ہوگا اور 6 ستمبر کو گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے. لیکن سندھ حکومت کی جانب سے سپر فلڈ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. پشاور میں بڑھنی نالا اوور فلو ہونے سے پوری کالونی ڈوب گئی. گھروں میں محصور بچوں کو ان کے رشتہ داروں نے آ کر ریسکیو کیا. مزید بتا رہے ہیں نواب شیر. جی بالکل, بڑھنی نالے میں پانی کی سطح مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور اس وقت بڑھنی نالے کا پانی جو ہے وہ رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ چھتوں پر چڑھ کر انہوں نے اپنی جانیں بچائی ہے, لیکن ان کے آدھے گھر ڈوبے ہوئے ہیں. ہم جو ہے نا باڑا گیٹ کے رہائشی, یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. ہم ادھر سے آ گئے اور بچوں کو نکالے. ریسکو والے ابھی آگے آپ کے سامنے گاڑی ریورس کی اور نکل گئے. ذرا گھر تو دیکھ لے, سامان سارا ختم ہو گئے, صرف بچوں کو ہم نے نکالے. علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ پانی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ گھروں میں داخل ہو چکا ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت امدادی سرگرمیاں شروع کر رکھی ہے اور کچھ لوگوں کو جو ہے ریسکیو کر لیا ہے, لیکن ان کا جو سارا سامان ہے گھروں کا وہ خراب ہو گیا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ علاقہ مکین جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہاں پر ریسکیو کی ٹیمیں تعینات کی جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس سیلابی پانی سے بچایا جا سکے اور ان کو ریسکیو کیا جا سکے. جی پیپلز پارٹی کے رہنما اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کریں, آپ کو لیے چلتے ہیں. جو ہے یہ ایک یونین جو ہے یہ بیٹھی ہے میرے ساتھ, 2 یونینیں یہاں پہ بیٹھی ہیں. ایک کو مینج کیا انہوں نے, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کیسے مینج کیا ہے, چلو وہ حقائق سامنے آ جائیں گے. 28 ارب کا نہیں ہے, ملازمین کے لیے صرف 19 ارب کا ہے اور 18 ارب روپیہ تو ان کا FBR کی طرف پڑا ہے. آپ یہ بھی ایک میں نے کہا 13 ارب وہ پڑا ہے, 18 ارب یہ پڑا ہے, تو 19 ارب آپ دے کر آتم تائی کی قبر پہ لات مار رہے ہیں. وہ بھی قسطوں پہ, وہ ڈرامہ آیا تھا نا بکرا قسطوں پہ, ان کو بکرا بنایا گیا اور وہ بھی قسطوں پہ دے رہے ہیں. یہ کمرشل مارکیٹ ہے, آپ کے خیال کے مطابق اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ جو ہے آپ لا لیں نا جی, کمرشل اس کا آڈٹ کروا لیں. PIA کا 272 ارب روپے کی کہتے ہیں, وہ تو اکیلا ہوٹل ہے, روزویلٹ ہوٹل ہے, پھر سکرائب ہوٹل ہے. 19 ممالک کے اندر PIA کی اپنی جائیداد ہے. یہ تماشے سارے جو ہے اس کی ویلیویشن. ایک جو آرگومنٹس ہے نا جی کہ سرکاری گورنمنٹ کاروبار نہیں کرتی, کوئی ایسا ادارہ بتا دیں جن کی ہاؤسنگ سوسائٹی نہ ہو. سینٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی, سپریم کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی, PWD ہاؤسنگ سوسائٹی, IB کی ہاؤسنگ سوسائٹی, نیول کی ہاؤسنگ سوسائٹی, ایئر فورس کی ہاؤسنگ سوسائٹی, DHA, بحریہ. دریائے راوی کا بڑا ریلا آج چناب کے ساتھ ملے گا, پھر دونوں دریا ملتان کا رخ کریں گے. مانسون کے نویں اسپیل میں بارشیں ہو رہی ہیں. بھارتی ڈیم 100% بھر چکے ہیں. سارا پانی پنجاب کے دریاؤں کی طرف بڑھ رہا ہے. TGPDA میں پنجاب عرفان علی کاٹیا کہتے ہیں پنجاب میں اب تک 3,200 دیہات زیر آب آ چکے ہیں. جو بڑا ریلا تھا اس وقت ہیڈ سدنائی کے مقام پر پہنچ چکا ہوا ہے. خدا نخواستہ یہاں پہ ہمیں
क्रिटिकल डिसीजंस की तरफ जाना पड़ सकता है और उसकी मुकम्मल तैयारी कर ली गई हुई है। अब ये पानी हेड सदनाई से आज सेकंड टाइम में चनाब के पानी के साथ मिलके ये मुल्तान हेड मोहम्मद वाला की तरफ बढ़ेगा। 9th स्पेल ऑफ मॉनसून में पूरे पंजाब में भी बारिशें हो रही हैं। इंडियन डैम्स भाखड़ा, पौंग और थीन डैम्स ऑलरेडी 100% भर चुके हुए हैं, जिसकी वजह से जितनी भी बारिश इस अपर कैचमेंट में इंडियन साइड पे है वो सारा पानी पंजाब के दरियाओं की तरफ बढ़ रहा है। 6 से 7 तारीख की दरमियानी शब किसी भी वक्त ये पानी सिंध प्रोविंस में ये दाखिल हो सकता है। बाय नाउ तकरीबन हमारे 3200 विलेजेस जो हैं वो पूरे पंजाब में इफेक्ट हो चुके हैं। 24 लाख के लगभग इन मुआवजात की पॉपुलेशन है जो किसी न किसी फॉर्म में डिस्टर्ब हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासत के चक्कर में रियासत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी का कहना है सिर्फ डैम बनाने से मसाइल हल नहीं होंगे। विफाकी वज़रा ने नए डैम्स की तामीर में सियासी इख्तलाफात को सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। ये वक्त एक कौम बनकर फैसले करने का है। पहली बार गंडापुर साहब की किसी बात से मुत्तफिक हुई हूं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आज़म तमाम सूबों के साथ बैठेंगे। डैम्स नागुज़ीर हैं, डैम बनाने की तजवीज़ झगड़े की नजर हो जाती है। कौमी असम्बली में सैलाब पर बहस के दौरान तहरीक इंसाफ ने इजलास का बायकॉट कर दिया। असद कैसर ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब के बहन भाइयों के साथ हैं, लेकिन हमें आईनी और कानूनी हुकूक नहीं हासिल, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी से भी इस्तीफे का फैसला किया है। स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई अरकान से दरख्वास्त की, आपका इलाका डूबा हुआ है, बराए मेहरबानी इस पर तो बात करके जाएं। जो पंजाब में इस वक्त सैलाब है और खासकर जो हमारे पंजाब की बहन भाई मुश्किल में है, हम उसके साथ है। लेकिन इस मौके पे मैं आज हमने फैसला किया है कि हम एहतजाजन वॉकआउट करेंगे और वॉकआउट का बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त ये निजाम जो चल रहा है ये जुल्म और जबर की बुनियाद पे चल रहा है और हमारे आईनी और कानूनी हुकूक हमें नहीं हासिल, इसलिए हमने स्टैंडिंग कमेटी से भी इस्तीफा का फैसला किया है और हम असेंबली का इजलास से बाइकाट करते हैं, वॉकआउट करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट सुन लें, अभी इकबाल आफरीदी साहब ने भी बात करनी, जिनके अफेक्टेड एरियाज है उनको बात तो कर लेने दीजिए। इकबाल आफरीदी साहब आप रुकिएगा, आपका इलाका डूबा हुआ है, प्लीज आप बात तो जरूर करके जाइए। जिना हाउस हमला केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह की जमानत की दरखास्त पर समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा की। डीएसपी ने कहा, मुकदमे का रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट भिजवाया गया है, 2-3 दिन में रिकॉर्ड मिलने का इम्कान है। अदालत ने कहा, जमानत के फैसले के लिए रिकॉर्ड जल्द पेश करें। समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम, नईम हैदर पंजोथा, आजम स्वाति और दीगर की अबूरी जमानतों में 10 सितंबर तक तौसीह कर दी। अलीमा खानम के खिलाफ थाना सादिकाबाद में 26 नवंबर जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज है। सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद और धमकाने का केस। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फरहान गनी को उम्रे पर जाने की इजाजत दे दी। समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी। तफ्तीशी अफसर मोहम्मद वसीम, चेयरमैन चनेसा टाउन फरहान गनी और दीगर मुलजिमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि ATA की दफा हज़फ करने की दरखास्त दी है तो लगाई क्यों थी। रिपोर्ट्स पर कानून के मुताबिक हुक्मनामा जारी किए। अदालत ने मुलजिम से पूछा, आप कब जा रहे हैं? फरहान गनी ने बताया, कल सुबह जा रहा हूं और 19 सितंबर को वापसी है। अदालत ने कहा, फिर आइंदा समाअत 20 सितंबर को रख लेते हैं। फरहान गनी ने गुजारिश की, समाअत 22 सितंबर को रख लें। अदालत ने कहा, चलें ठीक है। अदालत ने वकील सफाई की जानिब से आइंदा समाअत पर इस्तिस्ना की इस्तदा रद्द कर दी। कहा, आइंदा समाअत पर पुलिस रिपोर्ट्स पर फैसला करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीनी कॉन्सुलेट में चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात की। मुलाकात में पाक चीन तिजारती और सिफारती ताल्लुकात समेत सिंध में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर ने कहा, पाक चीन दोस्ती नई जहत में दाखिल हो चुकी है। चीन ने पाकिस्तान का हर मौके पर साथ दिया और भाई की हैसियत से खड़ा रहा। चीनी सरमायाकारी मुख्तलिफ शोबों में ताउन बेहतरीन मिसाल है। CPEC की बदौलत मुल्क में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। गवर्नर ने चीनी कौंसुलेट में शजरकारी मुहिम में शिरकत की और पौधा लगाया। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। गवर्नर और कौंसल जनरल ने मुश्तरका तौर पर यादगारी तख्ती की रूनुमाई की। चीनी कौंसल जनरल ने कहा, पाक चीन दोस्ती मिसाली है। शजरकारी मुहिम माहौल के तहफ्फुज की जानिब एक अहम कदम है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास ने भारतीय हुकूमत की सिफारती नाकामियां अयां कर दी। इजलास से वापसी पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की बॉडी लैंग्वेज
نے سب کچھ بتا دیا۔ مودی کے چہرے پر مایوسی، سفارتی تنہائی اور شکست کے آثار نمایاں نظر آئے۔ SCO اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم مودی چین اور روس کے صدور کے ساتھ بہترین تعلقات کا ڈھونگ رچاتے رہے، دکھاوے کے مسافے اور تعلقات کا مصنوعی مظاہرہ کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ سرحدی تنازع اور بھاری عسکری نقصانات کے بعد نریندر مودی چین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ مودی اجلاس میں عسکری محاذ پر شکست اور امریکی ٹیرف سے بڑھتے معاشی دباؤ کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ غیر پیشہ ورانہ رویے نے مودی کی اہلیت پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ پاکستان نے IMF کرپشن جائزہ رپورٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ذرائع وزارت خزانہ نے IMF رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بتایا، پاکستان میں سرکاری شعبے میں گورننس بہتر ہوئی ہے۔ IMF مشن کو تمام اقدامات کو پرکھنا چاہیے تھا۔ سرکاری ملازمین کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے قانون سازی کر چکے، پولیٹیکلی ایکسپوز ڈسپرسنس جیسے اقدامات کیے گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر سپلیمنٹری گرانٹس کے لیے بجٹ ایڈجسٹمنٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو مزید متحرک کر دیا گیا۔ FBR میں ٹرانسفارمیشن اور فیس لیس کسٹم سے کرپشن میں کمی ہوئی ہے۔ FBR نے IMF اہداف کے مطابق ٹیکس اصلاحات کی ہیں۔ ٹیکس نظام میں پیچیدگیاں دور کرنے کے لیے ٹرانسفارمیشن پلان پر عمل کر رہے ہیں۔ FBR نے ٹیکس چھوٹ ختم کر دی۔ ٹیکس چھوٹ صرف وہی رہ گئی ہے جو IMF سے موجودہ قرض پروگرام میں طے پائے گی۔ افغانستان میں زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اموات کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی۔ افغان ہلال احمر کے مطابق 3000 سے زیادہ افراد زخمی جبکہ 8000 مکانات تباہ ہو گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ اور سڑکوں کی بندش کے باعث لوگوں کو ریسکیو کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے زلزلہ متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ادارہ مشکل کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہے۔ 20 ٹیمیں مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے 1 ملین پاؤنڈز کی امداد افغانستان بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اتوار کو افغانستان میں 6 کچھ شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ افغانستان نے UAE کو 38 رن سے ہرا کر ٹرائی سیریز میں پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ شارجہ میں UAE کی ٹیم 189 رنز کے تعاقب میں 150 تک محدود 3 وکٹ حاصل کرنے والے شریف الدین میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ اور اب ٹیک نیوز۔ چینی ماہرین نے سمندر کی گہرائی میں جانے والا مچھلی نما روبوٹ تیار کر لیا۔ یہ روبوٹ 4000 میٹر کی گہرائی میں جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے روبوٹ زیر سمندر تحقیق میں مدد کرے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں RY نیوز۔